हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपकी क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि सबसे बेसिक चैप्टर है, विच इज द सेल, ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि जीने की सबसे छोटी, सबसे बेसिक यूनिट, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, जिसको हम कहते हैं सेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं विच इज सेल। फिर सेल थ्योरी क्या होती है, कौन कौन से तरह की सेल्स हैं और उनके बेसिस पे कौन कौन से तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल की शेप के बारे में, सेल के साइज के बारे में। सबसे पहली चीज बेटा सेल क्या है, जिसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं, बिकॉज इट इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड कैपेबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है, मतलब समझे बेटा, जिस तरह एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, चाहे वो 2 स्टोरी बिल्डिंग है या 4 स्टोरी बिल्डिंग है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए एक ईंट। तो जिस तरीके से एक एक ईंट पर रखकर धीरे धीरे पूरी बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल का है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हमारी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें टिश्यूज हैं, ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन अगर हम उसकी सबसे छोटी यूनिट की बात करें तो वो सेल है। सेल सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, मतलब सेल से जुड़कर ही टिश्यूज बनेंगे। टिश्यूज जो एक जैसा काम करेंगे एक डायरेक्शन में, वो ऑर्गन कहलाएंगे बेटा। ऑर्गन्स जो मिलकर, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप देखते हैं बेटा, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है किस तरीके से माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। अलग अलग ऑर्गन्स है लेकिन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। लेकिन सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। तो सेल सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और सेल एक ऐसी चीज है जो अपने बेसिक फंक्शंस खुद परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या लिखा है, व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटो वर्ड सेल के लिए यूज किया हुआ है और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जो डेडिकेटेड है सेल की डिटेल्ड पढ़ने के लिए, डिटेल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, उसका कंपोजिशन, उसको क्या कहेंगे बेटा हम, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, कि सेल किस किस चीजों से मिलकर बनी है। आप देखें बेटा, सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था। 1665 में एक रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे, जो अदरवाइज किस पे काम करते थे बेटा, वो लेंसेज के ऊपर काम करते थे। जो स्पेक्स आप पहनते हैं उनके अंदर जो लेंसेज है वो उन पर काम करते थे, मैग्नीफाइंग ग्लासेस पे काम करते थे। उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया। सिंपल सी बात है, उन्होंने जब बनाया मैग्नीफाइंग लेंसेज और ग्लासेस को यूज करके, तो उस माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर बहुत कम था। और सबसे पहले उसके नीचे रख के उन्होंने क्या देखा, उनके घर के ही बैकयार्ड में जो स्पेनिश ओक ट्री था, उसकी जो छाल कह सकते हैं आप, बार्क कह सकते हैं, उसका पतला सा स्लाइस लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, और उन्हें हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स मिले। क्या मिला बेटा उन्हें, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए बेटा, जैसे मधुमक्खी के छत्ते का डिजाइन होता, सेम ऐसा ही। और उन्होंने इसको वर्ड दिया सेल। एक्चुअल में जो सेल वर्ड है वो सेल्यूला, CELLUA, जो कि एक लैटिन का वर्ड है, उससे डिराइव्ड होता है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है सेल्यूला, और सेल्यूला का मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट्स, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स, खाली स्पेस। तो उन्हें क्योंकि सिर्फ इसकी आउटर वॉल दिखाई दी और अंदर से ये सेल्स खाली दिखाई दिए, तो इसीलिए उन्होंने नाम क्या रखा बेटा, सेल्यूला से डिराइव करके सेल।
लेकिन आज की डेट में हम ये जानते हैं कि सेल खाली नहीं होती, एम्प्टी स्पेस नहीं होती, लिटिल कंपार्टमेंट नहीं है। तो सेल क्या है बच्चे, जो नाम रखा गया वो गलत नाम था, इट इज अ मिसनॉमर। ठीक है, सेल एक मिसनॉमर है। लेकिन आप समझे कि सेल वर्ड जो पहले का रॉबर्ट हुक ने दे दिया, हम आज भी उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं, भले ही ये नाम गलत दिया हुआ है। दूसरी चीज, लैटिन लैंग्वेज को ही क्यों यूज किया उन्होंने। इनफैक्ट आप देखेंगे बहुत सारे साइंस के अलग अलग ब्रांचेस में भी आप लैटिन वर्ड को पाएंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेजेस जो यूज नहीं होती उनमें बदलाव आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जैसे इंग्लिश या हिंदी की मैं बात करूं, उनके रूल्स हर कुछ सालों में चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट जो इंग्लिश या हिंदी हम बोलते भी हैं, स्पेशली हिंदी, वो पूरे तरीके से हिंदी नहीं है। तो आप समझें कि अगर ये किसी ऐसे ही बोलचाल की भाषा में अपनी बात कहें तो उसका मीनिंग चेंज हो सकता है कुछ सालों बाद। ताकि मीनिंग चेंज ना हो तो ये अपनी बात ऐसी लैंग्वेज में रखते हैं जो अब यूज ही नहीं होती। जैसे लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, इसीलिए उन्होंने उसे यूज किया, मतलब इससे वर्ड डिराइव किया। अब उसके बाद देखिए बेटा, ये तो बात है पहली सेल, लेकिन पहली सेल उन्होंने किस में देखी थी बेटा? बार्क ऑफ ट्री में। और वो कैसी सेल थी? डेड सेल थी। तो डेड सेल थी तो अंदर वैसे भी न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म नहीं मिलना था। दूसरा, इनके माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर कम था, इसलिए भी नहीं मिलना था। तो इन्हें जो दिखा उसके बेसिस पे इन्होंने सेल, सेल्यूलर से डिराइव करके, जिसका मतलब होता है लिटिल कंपार्टमेंट्स, रख दिया। अब पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? एक और साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम है A.V. ल्यूवेनहुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने भी अपना माइक्रोस्कोप बनाया और 1674 में वाटर की एक ड्रॉप, पानी की एक बूंद को उस माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा। और उन्होंने उसके अंदर माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चलते हुए दिखाई दिए। और इन्होंने उन्हें कहा, एनिमल्स तो नहीं कह सकते थे लेकिन मूव करते हैं, तो एनिमल से रिलेटेड वर्ड देना था, एनिमल क्यूल्स। क्या वर्ड दिया था बेटा इन्होंने? एनिमल क्यूल्स। और समझे बेटा, यानी इन्होंने सबसे पहले किसको देखा था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने ही देखा था। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा? A.V. ल्यूवेनहुक इन 1674 मेड द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। फिर बात आती है बच्चे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें उसका साइटोप्लाज्म भी आता है और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म आता है वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है। तो आप इसके डेफिनेशन बेशक ये लिख लें बेटा, प्रोटोप्लाज्म लिखो बच्चे, प्रोटोप्लाज्म, इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, इट इज द लिविंग content of the cell which includes cytoplasm as well as nucleoplasm, cytoplasm as well as nucleoplasm। ठीक बात हो गई बेटा। क्या है प्रोटोप्लाज्म? इट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल विच इंक्लूड साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इस शीट का। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक 1674। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से ही साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजी इन 1839। पहली लिविंग सेल 1665 रॉबर्ट हुक। पहली सेल 1665 रॉबर्ट हुक ने स्पेनिश ओक ट्री में। पहली लिविंग सेल एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन 1831। डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म 1839 में किसने बेटा?
पुरकिंजी ने, J.E. पुरकिंजी। अब आती है बेटा सेल थ्योरी। दो साइंटिस्ट थे बेटा, एक बॉटनिस्ट और एक थे बेटा जूलॉजिस्ट। बॉटनी मतलब ऐसी ब्रांच साइंस की, बायो की, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करती है। जूलॉजी ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है। तो स्केल्डन एक बहुत ही महान बॉटनिस्ट थे, और जो श्वान है बेटा बहुत ही महान जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत साल तक बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पे स्टडी की, और लास्ट में इन्होंने ये मतलब लगभग 10 सालों में इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि आज तक हमने जितने भी प्लांट्स पर स्टडी की है, उन्होंने कहा हमने जितने भी एनिमल्स पे स्टडी की है, पता चलता है सब प्लांट्स और एनिमल्स में जो सबसे छोटी यूनिट है जो किसी भी लाइफ का स्ट्रक्चर बनाती है प्लांट और एनिमल का, वो सेल है। तो दोनों ने मिलकर क्या कहा, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। फिर उन्होंने कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम ये भी कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लिविंग उसको तभी मानेंगे जब कम से कम एक सेल जितना स्ट्रक्चर हो। अगर एक सेल जितना स्ट्रक्चर नहीं है तो वायरस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर रखते हैं, राइट। सेल्स किससे आती हैं? अब ये जो लास्ट पॉइंट था बेटा, ये दिया था रुडोल्फ वर्च्यू ने। पहले दो पॉइंट बेटा स्केल्डन एंड श्वान ने दिए थे, ये जो लास्ट पॉइंट है ये रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था 1855 में। ये पहले दो पॉइंट 1838 1839 के बीच में दिए गए थे बेटा, और लास्ट पॉइंट जिसको हम कहते हैं कि सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया, किसने बेटा? रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 में। और इन्होंने ये कहा ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सारी सेल्स पहले सेल से आती है, मतलब पहले से कोई सेल है उससे आएगी, कोई भी सेल खुद से नहीं बन सकती। ये ट्रू है आज के एनवायरनमेंट के लिए। एक टाइम था जब इस अर्थ पर जब पहली सेल भी नहीं बनी थी, ऐसा रिडक्शनल एनवायरनमेंट था, और उसमें जो है वो पहली सेल बनना पॉसिबल हो पाया, जो आज पॉसिबल नहीं है। तो आज की डेट में क्या है कि सारी सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती हैं। किससे? सेल डिवीजन की प्रोसेस से। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे? सेल के नंबर के बेसिस पे। अगर किसी सेल की हम बात करें, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जो एक ही सेल से मिलकर बना है, उसकी पूरी बॉडी में एक ही सेल है, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक से ज्यादा सेल है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर में मैंने कहा नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ एक ही सेल का बना होगा, एक से ज्यादा सेल्स का बना होगा। साइज यूजुअली एक ही सेल का है तो वो ऑर्गेनिज्म दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोपिक होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक से कुछ ही सेल ज्यादा हैं, वो भी हमें ना नजर आए नेकेड आई से, लेकिन मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूजुअली लार्ज होते हैं और विजिबल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं बेटा, तो कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर, वन सेल डज ऑल द फंक्शन, एक ही सेल को सारे काम करने पड़ रहे हैं। अगर अलग अलग सेल्स, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यूज, नर्वस टिश्यू, आप देखते हैं, आप टिश्यू चैप्टर पढ़ने भी वाले हैं इस क्लास में, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि एनिमल टिश्यूज में कैसे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कैसे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यू होते हैं, जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं, और ये अलग अलग स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं। जैसे आप देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग अलग काम करती है। ऐसे ही अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, वो अकेली सेल सारे काम कर रही है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जनरली जिनमें टिश्यूज हैं, जिनमें ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग काम सबके स्पेसिफिक हैं। इसको हम कहते हैं काम का बंटवारा, दूसरे शब्दों में कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल स्ट्रक्चर होगा जिसका एक ही सेल का है, जिसका मल्टी सेलुलर है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सेल्स मिलकर टिश्यूज बना सकती हैं, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम उस पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल क्या है बेटा? ऑर्गेनिज्म के अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल क्या है बेटा? जैसे ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लीज आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट
में क्या अंतर है? देखो बेटा, जो कैरियन वर्ड है KARYON, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। अगर हम कह रहे हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का क्या मतलब है बच्चे? प्रिमिटिव, पुराने तरह का। और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियस, मतलब अगर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें उसके जेनेटिक मटेरियल, देखो सेल में सारा जो ऑर्गेनलीज हैं अलग अलग, जैसे एक ऑर्गेनिज्म के अंदर लिवर, हार्ट, किडनी, ये सब अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ऐसे ही सेल के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनलीज। लेकिन ये ऑर्गेनलीज क्या खुद से काम करना शुरू कर देती हैं? कैसे भी नहीं, ये काम करती हैं किसी के ऑर्डर पे, किसी के हिसाब से, जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है, जिसको हम कहते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल। अगर वो जेनेटिक मटेरियल के पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड प्रिवेसी है, दो मेम्ब्रेन से बाउंड प्रिवेसी है, तो एक पूरा अच्छा न्यूक्लियस बनता है। और न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल या बॉस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अगर वो जेनेटिक मटेरियल यूं ही रैंडमली पड़ा हुआ है सेल में, उसकी कोई मेम्ब्रेन बाउंड जेनेटिक मटेरियल नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चे? प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, यानी पुराने तरह का न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन नहीं है। अगर न्यूक्लियस जो सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म है, सॉरी सबसे हाईएस्ट आप कंसीडर करते हैं सेल के अंदर काम करने के लिए, तो अगर उसी की मेम्ब्रेन नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट नहीं होती। किस में बेटा? प्रोकैरियोटिक में। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जेनेटिक मटेरियल की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, उनको हम कहते हैं कि पुराने तरह का न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और इस तरह के न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड, कंटेन्स द सेल्स डीएनए। इनमें हमें बैक्टीरिया के अंदर ये होता है बेटा, सेल वॉल दिखेगी कुछ प्रोकैरियोटिक में, दिस इज साइटोप्लाज्म। और अकेली ऐसी ऑर्गेनली जो इनमें मिलती हैं वो है राइबोसोम्स, क्योंकि इनके ऊपर भी बटे मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये इनकी टेल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कहा जाता है बेटा फ्लैजिलम, या प्लूरल में हम कहते हैं तो हम कहते हैं फ्लैजिला। और छोटे छोटे ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको कहा जाता है बेटा पाइलस। ठीक है, अब देखिए बेटा यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, EUU, यू का मतलब होता है बेटा ट्रू। तो अगर किसी के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? यूकैरियोटिक। ठीक बात हो गई बच्चे। इसमें भी ये क्या होगी, जो सबसे बाहर है वो सेल मेम्ब्रेन, ये हम पढ़ने वाले हैं, जेली लाइक सब्सटेंस जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे सेल की शेप। क्या सारी सेल्स की एक जैसी शेप होती है? नहीं, सेल्स की अलग अलग शेप और साइज हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? उसके स्पेसिफिक फंक्शंस पे एंड लोकेशन विद इन द ऑर्गेनिजम्स। जैसे कुछ में सेल स्फेरिकल होती है इन जनरल कंटेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, कुछ में इलोंग नर्व सेल आप देखेंगे तो वो इलोंगेटेड होगी। क्यों? क्योंकि वायर लाइक है, क्योंकि मैसेज का ट्रांसमिशन फास्ट चाहिए। ठीक है, आप देखेंगे जो आरबीसी है वो कैसी होती है बेटा? डिस्कॉइडल, यानी कि वो आपको सामने से देखोगे ऐसे फ्रंट व्यू में आपको दिखाई देगी कि जैसे ये स्फेरिकल है, लेकिन अगर आप उसको साइड व्यू में देखोगे तो वो डम्बल शेप दिखाई देती है, मतलब सेंटर से बहुत पतली होती है और ये हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ होता है। और स्पिंडल शेप मसल सेल्स कैसे दिखाई दे सकती हैं बेटा? स्मूथ मसल सेल्स स्पिंडल शेप दिखाई देती हैं। तो ये सब शेप और साइज किस बेसिस पे है कि उनका फंक्शन क्या है? डिफरेंट शेप सर्कुलर भी हो सकती हैं, फिलामेंटस भी हो सकती हैं, ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, डिस्क शेप भी हो सकती हैं। सेल की साइज शेप किस पे डिपेंड करती है बेटा? उसके काम में। ठीक है, फिर आता है बच्चे डिफरेंट शेप्स ऑफ द सेल। ये देखो बेटा, ये राउंड सेल है एनिमल सेल की,
प्लांट सेल कैसी दिखा रखी है बेटा, ओवल। ये आपको स्पाइरल बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, अमीबा की इरेगुलर शेप है, आरबीसी की डिस्कॉइडल शेप है, देखो बेटा डिस्क शेप। मसल सेल स्पिंडल शेप्ड है। ग्लियल सेल्स ये भी नर्वस सिस्टम में पाई जाती हैं, नर्व सेल से अलग, ये स्टार शेप होती हैं। और कुछ बैक्टीरिया रॉड शेप भी होती हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास साइज ऑफ द सेल्स। साइज ऑफ द सेल समझे जो स्मॉलेस्ट है, जैसे बैक्टीरिया में या ब्लड सेल्स में, वो कुछ माइक्रोमीटर्स की होती है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶। कन्वर्सली नर्व सेल्स 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं, ठीक है। तो शोइंग एक्सट्रीम विद इन एंड इंट्रिकेट टिप्स्ट्री ऑफ लाइफ, मतलब कि एक ही सेल, एक ही हमारे अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरह के शेप और साइज वाली सेल्स रहती हैं। किस पे डिपेंड करता है? ये उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है बेटा? बैक्टीरिया की लगभग 0.222 माइक्रोमीटर होती है, लेकिन दुनिया की जो सबसे छोटी सेल है वो है माइकोप्लाज्मा, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है बेटा इन्हें, PPLO या माइकोप्लाज्मा। और ये लगभग 0.2 माइक्रोमीटर तक बड़ी होती है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? बर्ड एग सेल। ऑस्ट्रिच का जो एग है वो कैन बी अराउंड 170 मिलीमीटर इन डायमीटर, मतलब ऑस्ट्रिच का जो एग है वो दुनिया की सबसे बड़ी एक सिंगल सेल है, जो कि 170 mm इंटू 130 mm। देखो एक एग कैसा होगा, ये वाला एरिया लेंथ ज्यादा होगी, ये कम होगी, तो दिस 170 mm और ये क्या होगा बेटा 130 mm, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स भी मैंने आपको बताया 1 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा और समझने की जरूरत है, जैसे सेल का शेप और साइज में अभी, तो स्पेशली आप जो इसमें इमेजेस दिए हुए थे उस पर ध्यान देना, ताकि आपको एग्जाम्पल्स याद रहें अलग अलग शेप्स के। साइज की बात करूं मैं, तो क्या एक एलिफेंट सेल और एक माउस की सेल में साइज में अंतर होता है? नहीं, वो सिर्फ उसका साइज फंक्शन पे डिपेंड करेगा। एक माउस के अंदर जो सेल है वो छोटे साइज की नहीं होगी, बराबर साइज की होगी एलिफेंट में भी, बस नंबर ऑफ सेल एलिफेंट में ज्यादा होगा और माउस में कम होगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चे हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।